हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये चैप्टर नंबर 3 है। आपकी बुक में हो सकता है चैप्टर नंबर ये 2nd हो या 4th हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चैप्टर ये है ना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो कंटेंट सेम रहता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं इसी वर्ड से जिसका नाम है रिडम्पशन। हमने इशू वर्ड सुना था, ये रिडम्पशन है। रिडम्पशन का मतलब है भैया रिडीम वर्ड से ये बना हुआ है, और रिडीम वर्ड का मतलब होता है रीपेमेंट। किस चीज का रीपेमेंट? जो भैया इक्विटी शेयर इशू करके, या इक्विटी नहीं, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके जो आपने कैपिटल रेज करी है और उसको आप यूज कर रहे हो, हाँ, उस कैपिटल का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देना, रीपेमेंट कर देना और अपना शेयर वापस ले लेना। तो सर ऐसा करते क्यों है? क्योंकि देखो भैया, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना, उस पर फिक्स डिविडेंड देना होता है, और वो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो भैया कभी ना कभी जो कैपिटल आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ली है उसका रीपेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर का रिडम्पशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, वो कंपनी को रन करते हैं, एक तरीके से बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, उनके पास वोटिंग राइट होता है ना। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, उनकी कैपिटल का रीपेमेंट नहीं हो सकता, तो इसीलिए इक्विटी शेयर का रिडम्पशन भी नहीं होता है। क्योंकि अगर इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल लौटा दी तो कंपनी में बचेगा क्या? तो सर क्या उनको कभी कैपिटल वापस नहीं मिलती? हाँ मिलती है। कब? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, लिक्विडेशन होता है, तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल का रीपेमेंट होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल का हम रीपेमेंट कर सकते हैं एक टाइम पीरियड के बाद में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में 30 साल के लिए जो है प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं। 30 साल के बाद आप रिडम्पशन कर सकते हो, विद इन मैक्सिमम लिमिट है ये। और अदर कंपनीज के अंदर 20 ईयर के लिए आप जो है प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, और 20 साल के अंदर अंदर आपको उसका रिडम्पशन करना होता है। ओके, ठीक। तो रिडीम वर्ड यानी कि रिडम्पशन वर्ड का मतलब हो गया रीपेमेंट। थोड़ा सा मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ये कंपनी है और इसने क्या इशू कर दिए? प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। जैसे कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए होंगे ना, हाँ, तो कंपनी के पास में क्या आया होगा? पैसा, मनी आई होगी, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यही बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, और ये कौन हो गए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनके पास प्रेफरेंस शेयर पड़ा है, कंपनी के पास में पैसा पड़ा है, कैपिटल पड़ी है। इसको हम इशू करना बोलते हैं। रिडम्पशन में उल्टा हो जाएगा, कंपनी अपना शेयर वापस ले लेगी और इनको इनका पैसे का रीपेमेंट कर देगी, यानी कि शेयर ले लेगी और जो इनके पास पैसा पड़ा है, कैपिटल पड़ा है, उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रीपे कर देगी। इसी को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, अच्छा, एक चीज मुझे और समझानी है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। हो सकता है ये वाली चीज जो मैं बता रहा हूं आपको बेसिक लगे, समझ में आई हुई है, तो भी एक बार देख लो। जब भी हम इशू करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, तो हम दो तरीके से इशू करते हैं, आपको पता है ना। एक एट पार पे इशू करते हैं और एक प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे तो हम शेयर इशू कर ही नहीं सकते, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मना किया हुआ है। जब हम एट पार शेयर इशू करते हैं ना, तो उसका मतलब क्या हुआ है कि शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, और आपको उसको इशू भी कर रहे हो, इशू प्राइस वो भी कितनी है? 100 रुपये। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रीमियम में क्या होता है भाई? 100 रुपये का शेयर है, आप उसको इशू कर रहे हो 110 रुपये में, तो 10 रुपये का कंपनी को फायदा हो जाता है, और उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इशू करने की एंट्री के टाइम हम जो ये प्रीमियम है इसको क्रेडिट कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी का फायदा है, 100 रुपये का चीज दिया, उसके बदले में 110 रुपये मिल गए। अब हम बात करते हैं 20 साल बाद में। 20 साल बाद में क्या स्थिति है? अभी शेयर किसके पास पड़ा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में। पैसे किसके पास पड़े? कंपनी के पास में। ठीक है, तो अब क्या होगा? जब रिडम्पशन की बारी आती है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, उस केस में क्या होगा? रिडम्पशन भी दो तरीके से कर सकते हो, एक एट पार और एक ऑन प्रीमियम। अब दोनों में समझना है। एट पार मतलब वही फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 100 रुपए, और आप उसको रिडम्पशन कर रहे हैं, रिडम्पशन प्राइस, या इशू प्राइस नहीं, रिडम्पशन प्राइस। 100 रुपए का शेयर किसके पास में पड़ा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में पड़ा है, कंपनी के पास में नहीं है। और कंपनी वो शेयर इस बार वापस ले रही है, और उसके बदले में कितने दे रही है? 100 रुपए। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑन प्रीमियम पे क्या होगा? ध्यान से वर्ड्स पे ध्यान देना। 100 रुपए की चीज किसके पास में पड़ी है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में शेयर्स पड़े, और कंपनी उसके बदले में बोल रही है ये 100 रुपए की शेयर हमको दे दे, और इसके बदले में तुमको हम 110 रुपए दे रहे हैं। तो कंपनी ने 10 रुपए इस बार ज्यादा दिए, तो कंपनी के लिए क्या हो गया? लॉस।
तो इशू करते टाइम ये जो प्रीमियम होता है ना, ये होता है प्रॉफिट, लेकिन ये सेम का सेम प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम क्या हो जाता है, हमारे लिए लॉस हो जाता है। तो अगर हम शेयर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे ना, तो ये 10 रुपए का जो लॉस होगा ना, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे चीज ये है कि भैया जो भी हम रिडम्पशन करते हैं ना, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। थोड़ी हैंडराइटिंग जल्दी के चक्कर में हो सकता है सही नहीं आए, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। अब ये कंडीशंस क्या है और कहाँ दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है, या लीगल प्रोविजन बोल सकते हैं आप इसको, सेक्शन नंबर 55 किसका सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 55 में आपको कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, आप रिडम्पशन किसका कर सकते हो, आप रिडम्पशन कर सकते हो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का। देखो प्रेफरेंस शेयर के भी टाइप हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, रिडीमेबल, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर हम थ्योरी में पढ़ते हैं, आपने क्लास 12th के अंदर भी पढ़ा होगा, 11th में बिजनेस स्टडी में, 12th में अकाउंट्स में पढ़ा होगा, कंपनी अकाउंट्स के अंदर, कि प्रेफरेंस शेयर में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं और रिडीमेबल भी होते हैं। इरिडीमेबल वो होते हैं जिनका रिडम्पशन कभी नहीं होगा, जब कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग अप होगा, और जब हम इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दे रहे होंगे ना, उससे पहले उनको देंगे, तो कंपनी जब बंद होगी तब। लेकिन जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, उनका हम रिडम्पशन कर सकते हैं, पहली कंडीशन। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का हम रिडम्पशन नहीं कर सकते। सेकंड नंबर कंडीशन, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि हाँ भाई आप इन प्रेफरेंस शेयर जो भी इशू करते हैं उनका आप रिडम्पशन कर सकते हो, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, तभी रिडम्पशन कर सकते हो। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना चाहिए इन एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसके अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा जब भी आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे। इशू करते टाइम आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कि भैया हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं और बाद में हम इसका रिडम्पशन करेंगे। तो उसके लिए एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन मतलब एक डिसीजन पास करना पड़ेगा जो कि वोटिंग के थ्रू होता है। दो तरह के रिजोल्यूशन पास होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के, वोटिंग के थ्रू, और वोट देने का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, वो तब पास होता है जब 51% वोटिंग फेवर में आ जाती है। लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन के केस में 3/4 लगभग 75% वोटिंग फेवर में आती है, तब पास होता है। तो वो 75% जो वोटिंग है वो इस फेवर में आनी चाहिए कि भैया अभी हम जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं बाद में हम इसका रिडम्पशन करेंगे। रिडम्पशन जो है ओनली फुली पेड प्रेफरेंस शेयर का किया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर को मैं शॉर्ट में पीएस लिख रहा हूं। फुली पेड का मतलब जैसे एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, आपको पता है हम जब प्रेफरेंस शेयर को इशू करते हैं तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स में पैसा मंगाते हैं। मान लेते 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, हमने जो है एप्लीकेशन पे मंगा लिए 30 रुपए, अलॉटमेंट में मंगा लिए 40 रुपए, लेकिन जो फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए मंगाने वो अभी तक हमने मंगाए नहीं है और रिडम्पशन की डेट आ गई है, तो आप उसका रिडम्पशन नहीं कर सकते। आपको 100 के 100 रुपीज यानी कि जो फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल बाकी है वो शेयर होल्डर से पहले ले लो। 100 रुपए कंपनी के पास टोटल पूरे आ जाने चाहिए, तभी उसका जो है वो कंपनी रिडम्पशन कर सकती है। तो फुली पेड शेयर जो होते हैं उनका ही रिडम्पशन किया जा सकता है। आगे वाले जो 2 पॉइंट आने वाले हैं, पॉइंट नंबर 5th और 6th, वो हमारे न्यूमेरिकली जब हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे यानी कि नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बहुत काम की चीज है। वो क्या है कि भैया जो आप रिडम्पशन करोगे ना वो कहाँ करोगे, तो 2 तरीके से कर सकते हो। एक आप रिडम्पशन कर सकते हो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, मतलब आप रिडम्पशन करोगे ना तो पैसा जाएगा ना, पैसे का रीपेमेंट होगा ना। भाई आप कैपिटल लौटा रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उनका पैसा लौटा रहे हो, उनसे शेयर ले रहे हो, वो पैसा कहां से आएगा भैया, तो वो पैसा आ सकता है आपके आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो डिविडेंड के लिए रखे गए थे, डिविडेंड देने के लिए रखे थे लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, मतलब शेयर होल्डर का पैसा है जो प्रॉफिट में से रखा गया है। आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल मतलब बांटना, जो डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट बांटा था लेकिन हमने डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को पैसा ना देकर के अपने पास में रख लिया एज अ रिजर्व, जैसे कि आपने जनरल रिजर्व में रख लिया, पीएनएल के रूप में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में रख दिया,
ऐसा कोई भी डिविजिबल रिजर्व आपने बना रखा है, तो वो जो रिजर्व बने, जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व पड़ा है, अदर भी रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व नहीं होना चाहिए। तो जो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, पीएनएल हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया, जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं, जो कंपनी के रेवेन्यू रिजर्व में और कैपिटल रिजर्व में फर्क क्या होता है, कैपिटल रिजर्व हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो कंपनी के प्रॉफिट से बने नहीं है, मतलब रिजर्व के अंदर पैसा होता है, वो पैसा कहां से आया, प्रॉफिट से आया नहीं, तो वो कैपिटल रिजर्व है, उसका यूज हम नहीं कर सकते रिडम्पशन में। हम रेवेन्यू रिजर्व का कर सकते हैं। रेवेन्यू रिजर्व कौन से होते हैं, वो होते हैं जो प्रॉफिट से, उस रिजर्व में पैसा कहां आया, हर साल प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा पैसा आया। वैसे तो प्रॉफिट हमें डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन हमने नहीं किया, रिटेन कर लिया उस प्रॉफिट को और उनको इस रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो वो सारे रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं। उन रेवेन्यू रिजर्व्स का यूज हम रिडम्पशन में कर सकते हैं। ओके, ठीक, उस प्रॉफिट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम नहीं कर सकते, यहां देखना, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम देखो प्रॉफिट से नहीं बना हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे बनता है, जब हम शेयर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम बनता है, तो इसका हम यूज यहां नहीं कर सकते, रिडम्पशन में नहीं कर सकते। ओके, ठीक, फिर आगे आता है आउट ऑफ, और कैसे कर सकते हैं रिडम्पशन, या फिर क्या कर सकते हैं, आप नए शेयर इशू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, न्यू शेयर इशू कर दो, रिडम्पशन ऑफ आउट ऑफ प्रोसीड्स, redemption of out of proceeds received through issue of fresh equity share, fresh शेयर्स लिख देता हूं, इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। आपने क्या किया भैया, हमको जो है रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, पैसा चाहिए, रीपेमेंट करना है ना, रिडम्पशन वाला चैप्टर कर रहे हैं, रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर का। अब रिडम्पशन करना है लेकिन पैसे नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप नए शेयर इशू कर दो मार्केट में। अब नए शेयर जब इशू करोगे, चाहे इक्विटी कर लो चाहे प्रेफरेंस शेयर कर लो, उससे क्या आएगा, आपके पास पैसा आएगा, उस पैसे से वो प्रोसीड मतलब वो पैसा जो नए शेयर इशू करने से आया है, उस पैसे से आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं। तो आपको फिर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो या इससे कर सकते हो या इससे कर सकते हो, या फिर कुछ हिस्से ऐसे भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, आगे हम बनाएंगे भी, जिसमें वो अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो। सर और क्या हमें कंडीशंस ध्यान रखनी चाहिए, जब भी हम रिडम्पशन करते हैं प्रेफरेंस शेयर का, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा सीआरआर, क्रिएशन ऑफ सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व तभी क्रिएट करना है जब हम रिडम्पशन करते हैं आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अगर हम रिडम्पशन कर रहे हैं फ्रेश शेयर इशू करके, उसके फ्रेश शेयर इशू करके जो पैसा आ रहा है उससे रिडम्पशन कर रहे हैं, तो आपको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे काम आएगा, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, इससे आप रिडम्पशन कर रहे हो, जनरल रिजर्व से पैसा निकाल रहे हो, पीएनएल से निकाल रहे हो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से निकाल रहे हो, रेवेन्यू रिजर्व से पैसा निकाल रहे हो, तो वो पैसा निकाल के आपको कहां डालना है, सीआरआर के अंदर डालना है, फिर रिडम्पशन होगा। ओके जी, ठीक। इसका मैं रीजन भी बताऊंगा कि इस केस में सीआरआर बनता है और नए शेयर इशू करने पे नहीं बनता है, ऐसा क्यों, वो हम न्यूमेरिकली जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको वहाँ अच्छा बताऊंगा, यहाँ बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे भी कल से हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, कल जनरल एंट्री करवाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, कल मतलब। ओके जी, अब आती है बारी कि भैया ये जो सीआरआर है, ये अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना दिया आपने, कैसे बना दिया, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आप रिडम्पशन कर रहे थे तो आपका सीआरआर बन गया, तो क्या ये सीआरआर का कहीं यूज कर सकते हैं हम? हाँ, इस सीआरआर का आप यूज कर सकते हो, कैसे, यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर। ये थ्योरी में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर कहां कर सकते हो, बोनस शेयर इशू करने में, इसके अलावा आप इसका यूज कहीं नहीं कर सकते। बोनस शेयर इशू करने में आप सीआरआर का यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा सर अगर रिडम्पशन कर रहे हो प्रीमियम पर, है ना, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, तो मैंने अभी आपको बताया था रिडम्पशन ऑन प्रीमियम,
देखो भैया, अगर प्रीमियम पे शेयर कोई इशू करते हैं तो प्रॉफिट होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम करेंगे, रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पर, तो वो तो लॉस है। तो उस लॉस की भी तो व्यवस्था कहीं से करनी पड़ेगी ना। तो वो आप कहां से करो भाई, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, 100 की जगह 110 रुपए देने पड़ेंगे। तो 100 रुपए की व्यवस्था तो आप यहां से कर लोगे, कहां से, डिविजिबल प्रॉफिट से या नए शेयर इशू करके। लेकिन वो जो 10 रुपए प्रीमियम के ज्यादा पे करने हैं, उसकी व्यवस्था कहां से करोगे? तो उसकी आप व्यवस्था दो जगह से कर सकते हो, डिविजिबल प्रॉफिट से कर सकते हो। डिविजिबल प्रॉफिट कौन से, ये जो ऊपर बताए थे, वहां से कर सकते हो, या फिर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बना हुआ है, वहां से भी कर सकते हो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हम प्रीमियम का तो व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम से हम जो डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर हम जो सीआरआर बनाते थे, वहां यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए 110 रुपए देने हैं ना, तो 100 रुपए कैपिटल के, 10 रुपए प्रीमियम के। तो जो 100 रुपए कैपिटल की व्यवस्था करनी है, उसमें आप प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो 10 रुपए प्रीमियम देने, उसमें आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते। कल मैं आपको इसकी सारी एंट्रीज करवाऊंगा, उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। आज ओनली मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कुछ कंडीशंस बताई है। ये कंडीशन के ऊपर एग्जाम में कई बार क्या होता है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जाके ये पूरी जो कंडीशन है 8-9, ये पूरी की पूरी जाके समझा देना, तो आपके अच्छे मार्क्स, थ्योरी अगर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आ जाएंगे। न्यूमेरिकल आता है, एंट्रीज आती है, तो वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले ही हैं। अगर इन वीडियो से आपको मदद मिल रही है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि आप लोगों की कमेंट आते हैं कि सब्सक्राइबर कम है सर, आपका तो चैनल 1 मिलियन के आसपास होना चाहिए। तो अब वो पहुंचाएगा कौन? आप लोग तो करें सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।